हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी लोग फटाफट लिंक को शेयर करो ताकि सभी बच्चे आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपका साल का अंतिम दिन है इसमें हम कुछ ऐसा टॉपिक का डिस्कस करेंगे, यानी कि ये जो आज की क्लास में या जो साल के आपके अंतिम दिन ये बचा हुआ है, इन सभी क्लास में हम उसी टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये लगभग आपके 40 नंबर फिक्स है अगर आप इन पूरी क्लासेस को देख लेते हो अच्छे तरीके से तो। और आप सभी को तो पता है बेटा कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया तो शॉर्ट उससे आने ही आने होते हैं, है ना। अगर आपने लॉन्ग अच्छे से तैयार किया तो शॉर्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बन जाते हैं, है ना। ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको हर एक क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखना है ना। और ये बात बीच में जो आपने बातें करते हो आपको बातें नहीं करनी है, और पूरे बहुत अच्छे तरीके से आपको टॉपिक को समझने हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने बच्चे आ चुके हैं वो फटाफट सभी बच्चे लिंक को शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चे आ जाए। ठीक है, और इसके पीछे की जो भी क्लासेस हुई है आप एक भी क्लास को मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको वापस से मैं बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, है ना। इनके आने ही आने हैं, कंफर्म है। ठीक है, 90+ पूरे चांसेस हैं कि इनके आने ही आने। अगर 10% हो सकता है भाई कि नहीं आ सकता, लेकिन 90% चांस है कि इनको आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी आवृत्तबीजी 8 केंद्र की भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाए। यानी किसी भी आवृत्तबीजी का पहले मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि आवृत्तबीजी का मतलब क्या होता है। देखो, आवृत्तबीजी का मतलब, आवृत्त का मतलब हो जाएगा आवरण और बीजी का मतलब बीज। यानी ऐसे बीज जिनमें बीज आवरण प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं आवृत्त बीजी। ठीक है, तो देखो आवृत्त बीजी को का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता है। अब आप सभी को ये भी पता है बेटा कि ये अगर हम प्लांट जगत की बात करें, अरे अगर हम पूरे प्लांट जगत की बात करें या हम प्लांट किंगडम की बात करें, है ना, किसकी बात? प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे बड़ा अगर कोई जगत है या कोई भी वर्ग है तो ये कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। और सबसे ज्यादा अगर कोई हायर प्लांट्स है ना, अगर कोई भी हायर प्लांट्स है तो वो कौन है? एंजियोस्पर्म है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये हायर प्लांट्स और इनके ही ऐसे बीज होते हैं जिनमें बीज आवरण क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और भी आप ध्यान देना, इनमें ये ऐसे ही एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, ये डबल फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे क्रिया पाई जाती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। एक कोई सेल है और उस सेल के अंदर क्या है? 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है। ठीक है, कोई भी सेल है और उस सेल के अंदर क्या हो रहा है? 2 बार ही निषेचन की क्रिया। तो किसी भी, है ना, किसी आवृत्ति बीजी, है ना, कोई भी, क्योंकि आवृत्ति बीजी में सिर्फ एक ही जाति का प्लांट आपको नहीं मिलेगा, बहुत अलग अलग जातियों के प्लांट मिलेंगे। तो किसी भी आवृत्ति बीजी 8 केंद्र की भ्रूणकोष का क्या करना? आपने नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? नामांकित चित्र बना दो। ठीक है, भ्रूणपोष, भ्रूणकोष को हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, है ना, एम्ब्रियो स्टैक कहते हैं। ठीक है, भ्रूणकोष को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो स्टैक कहते हैं। इतना ध्यान देना इस बात। ठीक है, बीच में यहाँ पे सेल्स होती है। ओके,
2 यहां भी होगी, ठीक है, और एक क्या होगी इसमें, इसके बीच में होगी, ठीक है, एक सेल जो होगी इसके बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसको हम अलग कलर से दर्शाते हैं, ठीक है। देखो इस सेल को समझो, देखो इनके बीच में एक न्यूक्लियस सी और एक न्यूक्लियस सी, ठीक है, 2 न्यूक्लियस इसके बीच में है, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ए और एक न्यूक्लियस ए, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस ये हो गया, और उस ऊपर इसके क्या है, 3 केंद्रक है, ठीक, कितने केंद्रक, 3, एक ए, एक 2 और एक 3, ठीक है। और एक चीज आपको ये भी पता, अगर कोई भी सेल्स है ना, अगर कोई भी सेल्स है तो सेल का क्या होते हैं बच्चे, साइटोप्लाज्म भी होता है। आपको इतना ध्यान देना कि चाहे आप प्लांट सेल को पढ़ना, चाहे आप एनिमल सेल को पढ़ना, अगर कोई भी सेल्स है हमारी, है ना, कोई भी अगर हमारी सेल्स है तो सेल्स का क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये जो दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका को बोला जाता है सिनर्जिड सेल, क्या, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल कहते हैं, ठीक है, ओके। और इसके बाद अच्छे ये जो सेल्स है, इस सेल्स को हम कहते हैं अंड कोशिका, क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। अंड कोशिका का मतलब, अंड कोशिका यानी कि इसको हम कहते हैं एग सेल, क्या, इसको बोलते हैं एग सेल, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद इन पूरे को, है ना, अगर इन दोनों को मिला के हम बोले तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कहा जाता है, या एग अपार्टस, ठीक है, या एग अपार्टस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बेटा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियर को हम कहते हैं द्वितीयक केंद्र, क्या, द्वितीयक, द्वितीयक, या इसको हम कहते हैं ध्रुवी, है ना, द्वितीयक, या क्या बोलेंगे, ध्रुवी केंद्रक, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक, या तो हम इसको कहते हैं ध्रुवी केंद्रक, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, या सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके, क्या बोलेंगे, या तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है ना, इन ऊपर की तरफ ये जो 3 सेल्स हैं, है ना, ऊपर की तरफ ये जो 3 सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, यानी कि प्रतिमुखी, है ना, प्रतिमुखी कोशिका, क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका। यही क्या है आपका भ्रूणकोश। तो ये जो डायग्राम किसका है, ये जो डायग्राम आपका है ये क्या है, भ्रूणकोश का, है ना, भ्रूणकोश का, यानी इसी भ्रूणकोश के अंदर, ठीक है, यही जो भ्रूणकोश है, इसी भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया, यानी कि जो दोहरा निषेचन की क्रिया होती है, वो दोहरा निषेचन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये होता है कहाँ पे, ये प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, देखो बीजांड को ही, है ना, बीजांड को, या तो भ्रूणकोश को हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणुधानी, है ना। अब इसी के अंदर, है ना, इसी के अंदर जो 2 मेल गैमेट होते हैं, तो एक मेल गैमेट अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, और एक मेल गैमेट यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीयक केंद्रक है इसके साथ संलयित होता है। तो 2n और 3n, तो 2n से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और 3n से क्या बनेगा, भ्रूणकोश बनेगा, और भ्रूणकोश क्या करेगा, ये जो भ्रूण बनेगा उसको पोषण देने का कार्य करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि किसी आवृत्त बीजीय 8 केंद्र की भ्रूणकोश का नामांकित चित्र, यानी किसी भी 8 केंद्र की भ्रूणकोश, यानी कि जिसमें 8 केंद्रक हो, तो देखो 3 केंद्रक ऊपर, 2 3 2 5 हो गया, और 3 केंद्रक क्या हो गया, नीचे हो गया, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, 7 सेल्स, ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कहते हैं,
ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, यानी कि 7 कोश का, 3 कोश का ऊपर, 3 कोश का नीचे और 1 कोश का बीच में हो गया, यानी कि 7 और कितने 8 हो गए। ठीक है, चलिए तो फटाफट सभी लोग बना लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से करें। यानी यहाँ पे जो शुक्राणु जनन की क्रिया का वर्णन है ना, जो शुक्राणु जनन की क्रिया का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से करें, यानी कि आपको यहाँ पे रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखोगे? पहले शुक्राणु जनन, हेडिंग क्या डालोगे? शुक्राणु जनन। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे? शुक्राणु जनन। ठीक है, ठीक है, तो शुक्राणु जनन की बात करें। देखो, शुक्राणु जनन शुक्राणु की निर्माण, ठीक है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, अगर शुक्राणु जनन की बात करें तो आप इसमें क्या लिखोगे? शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन शुक्राणु निर्माण की क्रिया है। ठीक है, जो शुक्राणु जनन है ये किसकी निर्माण? शुक्राणु यानी कि स्पर्म निर्माण की, स्पर्म निर्माण की। तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है। ठीक है, किसकी? शुक्राणु निर्माण की ये क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? शुक्राणु जनन जो होगा ये शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है। ठीक है, जो वृषण के अंदर होती है और ये विभिन्न चरणों में होती है। ठीक है, जो क्या होगी? वृषण के अंदर होती है और ये विभिन्न चरणों में होती है। आगे क्या लिखोगे? जो वृषण के अंदर होती है। ठीक है, जो वृषण के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ होती है? वृषण के अंदर होती है एवं ये विभिन्न चरणों में होती है। ठीक है, एवं ये विभिन्न चरणों में, यानी एवं ये कितने? विभिन्न चरणों में, यानी विभिन्न चरणों में होती है। ठीक है, विभिन्न चरणों में होती है। ठीक है, यानी इसके क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित चरण हो जाएंगे। तो ये होता है शुक्राणु निर्माण की क्रिया। तो पहली जो चरण होगी, पहला होता है गुणन चरण। ठीक है, पहला होता है गुणन चरण, दूसरा वृद्धि प्रवस्था और तीसरा होता है परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, इसके 3 चरण मैं आपको यहीं पे आरेख के माध्यम से समझा दे रही हूँ। देखो, पहला होता है गुणन चरण। ठीक है, पहला होगा गुणन चरण या हम ये कह सकते हैं कि गुणन प्रवस्था, है ना। तो आपको मैं यहीं पे समझा रही हूँ। अगर शुक्राणु जनन की बात करें, है ना, शुक्राणु जनन की बात करते हैं, शुक्राणु जनन, तो यहाँ पे इसके कितने चरण हैं? 3 हैं। 3 में सबसे पहला क्या है? पहले की हमने बात की क्या? गुणन चरण, गुणन चरण या हम इसको गुणन प्रवस्था कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आता है? वृद्धि प्रवस्था, है ना। क्या दूसरा आएगा? वृद्धि प्रवस्था आएगा। और तीसरा जो चरण होता है उसको हम कहते हैं, उस तीसरे चरण को हम कहते हैं परिपक्वन प्रवस्था, परिपक्वन। ठीक है, परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं। क्लियर? तो ये इसके 3 चरण होते हैं। अब गुणन चरण में क्या होगा? सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ कि जब जर्मिनल एपिथेलियम से बड़ी संख्या में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि जब यहाँ पे गुणन चरण में क्या होगा कि बहुत ज्यादा, है ना, यहाँ पे जो हमारी जर्मिनल यानी कि जो जनन एपिथेलियम कोशिका है, या हम ये कह सकते हैं कि जो जनक मातृ कोशिका है, इनमें विभाजन की वजह से बहुत ज्यादा संख्या में शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होगा? इस फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। तो यही चीज मैं आपको आरेख के माध्यम से समझा रही हूँ कैसे शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आरेख के माध्यम से इसको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राणु जनन की, है ना। क्या बात करते हैं? शुक्राणु जनन ही होता है कैसे। देखो, शुक्राणु जनन। अब शुक्राणु जनन की अगर हम बात करें, है ना, सबसे पहले इसमें होता क्या है?
ठीक है, शुक्राणु जनन में क्या होगा कि यहाँ की, है ना, यहाँ की जो कौन होगी, नर जन्म कोशिका, कौन, नर जन्म कोशिका। ठीक है, ये जो नर जन्म कोशिका होगी, इस नर जन्म कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन से चेंज किस में हो जाएगा, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, किसमें, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ये बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि जब गुणन प्रवस्था होगा, यहाँ की जो एपिथेलियम सेल्स होगी वो क्या करेगी, विभाजन करेगी। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, या इसको यहाँ से छोड़िए, हम एक शॉर्ट तरीके से समझे, है, इसको मैं और भी आपको शॉर्ट तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से समझ भी जाओ। देखो कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्राणु जनन कोशिका की, किसकी, शुक्राणु जनन कोशिका। ठीक है, ये जो शुक्राणु जनन कोशिका है, ठीक है, जो शुक्राणु जनन कोशिका है, या शुक्राणु जन जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, अभी स्पर्मेटोगोनिया जो है बच्चे, इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, यहाँ पे एक सेल्स है, माना बात क्या है बच्चे, ये एक सेल्स है ना, ये एक सेल्स है, और ये क्या है, हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, ये हमारी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, अब इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, समसूत्री विभाजन, है ना, ये कौन से विभाजन करेंगे, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन से कितनी सेल्स निर्माण होंगी, अगर एक सेल्स है तो एक सेल से कितनी सेल्स बनी भाई, अगर एक कोशिका है तो ये कोशिका से कितनी कोशिका बनी, दो कोशिका बनी, है ना, क्या बनी, अगर एक कोशिका है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई, दो कोशिका बन गई। ठीक है, तो ये फिर दो कोशिका से कितनी बनेंगी, चार। वापस से क्या होगा, अगर ये समसूत्री विभाजन की क्रिया करे, है ना, अगर ये वापस से क्या करें, समसूत्री विभाजन की क्रिया करें, तो एक सेल से ये बनी, एक सेल से ये बनी, एक सेल से ये बनी, एक सेल से ये बनी। ठीक है, तो ये पहले क्या था, एक था। ठीक है, पहले क्या था बच्चे, एक था, और एक से कितना बना, दो बना, और दो से कितना बन गया, चार बन गया, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन पूरी प्रवस्था, है ना, ये जो यहां से यहां तक की जो प्रवस्था है, इसको हम कहते हैं गुणन प्रवस्था। क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था कहते हैं, है ना, क्योंकि हमने गुणन प्रवस्था में क्या बोला कि यहाँ की जो जननिक शेल है, जो एपिथेलियम शेल है, ये क्या करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद ये क्या करेंगे, जब विभाजन करेंगे और विभाजन करने के बाद ढेर सारे शुक्राणु का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, है ना, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब आगे क्या होगा, अब यहां से तो गुणन प्रवस्था हुई, अब यहां से जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी कौन सी, स्टार्ट होगी यहां से आएगी जो स्टेज स्टार्ट होगी, उसको हम कहेंगे वृद्धि प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था स्टार्ट होगी। अब वृद्धि प्रवस्था में होगी क्या, इस चीज को ध्यान दो, वृद्धि प्रवस्था में बेटा होगा क्या, सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना आप। यहाँ पे वृद्धि प्रवस्था में सबसे पहले होगा कि यहाँ पे जो एक सेल्स है, और एक चीज यहाँ पे भी ध्यान देना कि ये 2n है। ठीक है, तो ये भी 2n है ना, और ये भी 2n है, और ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, और ये भी 2n है। ठीक है, क्लियर। अब यहां से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ठीक है, वापस से कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, वापस से क्या होगा, इनमें वापस से क्या होगा, इनके ये जो समसूत्री विभाजन होगा ये चेंज हो जाएंगे किसमें, प्राथमिक कोशिका में, है ना। वापस यानी समसूत्री विभाजन के दौरान ये चेंज किस में हो गई बच्चे, ये चेंज हो गई प्राथमिक कोशिका में, किसमें, प्राथमिक कोशिका में ये चेंज हो गई। ठीक है, वापस से इनमें क्या हुआ बच्चे, समसूत्री विभाजन हुआ, तो ये चेंज किसमें हो गई, प्राथमिक कोशिका, यानी कि ये किसमें है, 2n में। ठीक है, प्राथमिक कोशिका यानी कि 2n में चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे ही प्राथमिक कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, है ना, यानी कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि यहाँ पे जो प्राथमिक कोशिका है ना, ये हमारी क्या है, ये जो प्राथमिक कोशिका बच्चे, ये जो प्राथमिक कोशिका है, इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन, तो एक और एक, ये दो बना, है ना, एक से कितने बन गए, दो। ठीक, एक से कितने बन गए, दो बन गए। ठीक है, अब दो बना,
अब दो में एक चीज आप ध्यान देना कि ये अगर 2n है तो ये चेंज होगा जाएगा n में और ये n में, वापस से इनके अंतर्गत ससूत्री विभाजन होगा तो कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा 1 2 3 4, कितने बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है 4 बना। और 4 में होगा क्या, इनमें एक परिवर्तन आएगा, देखो अब आपको एक चीज पता है बेटा कि अगर यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे हमने देखा कि ये यहां से यहां तक है ना, ये क्या हुआ, कौन सी क्रिया, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, कौन सा विभाजन था, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन, क्या था, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन। एक चीज आपको पता है कि अगर अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में क्या होता है, अगर मातृक कोशिका 2n है तो संतति कोश का n हो जाएगी, लेकिन वापस से जब ये विभाजन होगा तो कोई भी गुणसूत्रों में चेंज नहीं होगी, यानी ये भी n है और ये भी n है और ये भी n है और ये भी क्या है, n है, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई, ठीक है, क्या हो गई, 23 हो गई, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये प्राथमिक कोशिका थी, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका थी, और ये जो कोशिका है कौन सी है, द्वितीयक, है ना, आपके पास जगह होगा आप लिख लेना, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका लिख लेना बच्चे, ठीक है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, यानी कि मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो बना ये क्या बना, शुक्राणु प्रशु बना, ठीक है, क्या होगा, शुक्राणु प्रशु, यानी कि यहाँ पे 4 शुक्राणु प्रशु का निर्माण हो गया है, कितने, 4 शुक्राणु प्रशु का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब यहीं पे कौन सी प्रवस्था आएगी, यहीं पे आएगी परिपक्वन प्रवस्था, यानी कि दो चीजें ने आपने देखा, पहला देखा आपने गुणन प्रवस्था, यानी यहां से यहां तक की जो अवस्था उसको गुणन प्रवस्था, और यहां से जब यहाँ पे विभाजन हुआ इस अवस्था को हमने क्या बोला, वृद्धि प्रवस्था। अब यहां से क्या आएगी, परिपक्वन, यानी कि परिपक्वन प्रवस्था आएगी, परिपक्वन प्रवस्था आएगी क्या, देखो अभी जो शुक्राणु कोशिका है यहाँ पे होगा शुक्र कयांत्रण, ठीक है, यहां पे क्या होगा, शुक्र कायांतरण की क्रिया। अब उस शुक्र कायांतरण की क्रिया क्या होगी, देखो मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने बने बच्चे, यहाँ पे हमारे पास बना है 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हमारे पास क्या बने हैं, ये चारों हमारे पास है स्पर्मेटिड, ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटिड है, ठीक है, स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड का है ना, ये तीनों क्या है बेटा, एन 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 एन। अब ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का क्या होगा, शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण, कायांतरण, शुक्र कायांतरण, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्र के आंतरण में होगा क्या, देखो ये जो शुक्राणु है ना, ये जो स्पर्म है ये चेंज हो जाएंगे शुक्राणु कोशिका में, कैसे, यहाँ पे इनका ये हेड वाला पार्ट्स है ना, ये वक्ष वाला पार्ट्स और ये टेल वाला पार्ट्स, ठीक है, हेड वाला पार्ट, ये वक्ष वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की संरचना में ये चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या हो जाएगा, टेल भी हो जाएगा, है ना, इनके पास न्यूक्लियस हो जाएगा, टेल हो जाएगा, लेकिन ये शुक्राणु क्या कर सकता, फर्टिलाइजेशन को शो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, शुक्राणु कोशन क्या था, शुक्राणुजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए रेखाचित्र की सहायता से, तो आपको ये लिखना है और इसके साथ साथ इस आर्य को आपको समझा देना है कि पहले होगा गुणन प्रवस्था, यानी कि कोई भी शुक्र जनन कोशिका है इसमें क्या हुआ, समसूत्र विभाजन, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाया, और ये जो शुक्राणुजन कोशिका होगी विभाजन करके चेंज होगी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री पहला विभाजन होगा तो ये किस में चेंज हो जाएंगी,
द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में, जब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में वापस से विभाजन होगा तो ये चेंज हो जाएगी शुक्राणु पशु में, और इस शुक्राणु पशु में होगा स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटिड होगा चेंज हो जाएगा शुक्राणु में। ठीक है, जो स्पर्मेटिड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, शुक्राणु में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके भाई 5 नंबर के आते हैं, आपके एग्जाम में 5 नंबर। और सोचो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया, तैयार कर लिया, तो 5 नंबर तो आपके बोर्ड एग्जाम में आए और आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। आवृतबीजी पुष्प की संरचना का, यानी कोई भी आवृतबीजी पुष्प है तो उस आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, आवृतबीजी कोई भी एक आवृतबीजी पुष्प है और उस आवृतबीजी पुष्प की संरचना का क्या करना, आपने वर्णन करना है। ठीक है, चलिए तो फटाफट सबसे पहले अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें, मैं यहाँ पे समझा दूं, है ना। अगर हम बात करें पुष्प की संरचना, ठीक है, पुष्प की संरचना, ठीक है, तो बच्चे अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प जो है ना, ये पुष्प कितने भागों से मिलकर बना है, 4 भागों से मिलकर। ठीक है, ये जो पुष्प है ये पुष्प कितने भागों से मिलकर बना है, 4 भागों से। 4 भाग कौन कौन से, पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं बाह्य, ठीक है, बाह्य दल पुंज। ठीक है, पहले भाग को हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग को हम कहते हैं दल पुंज। ठीक है, और तीसरा जो भाग है इस तीसरे भाग को हम कहते हैं पुमंग, और चौथे भाग को कहते हैं जायांग। ठीक है, जायांग कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प कितने भागों से मिलकर बना है, पुष्प 4 भागों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इनकी इकाई की बात करेंगे तो इस बाह्य दल की इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल। अगर एक है, अगर आपको सिर्फ एक दिखेगा तो इसको हम बाह्य दल कहेंगे। ये अगर संख्या में एक दिखेगा तो इसको हम दल कहेंगे, है ना। अगर ये संख्या में एक दिखेगा तो इसको हम कहेंगे पुंकेसर कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और अगर ये अकेली संख्या में दिखेगा यानी इसके यूनिट को हम कहते हैं स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर कहते हैं, है ना। यानी कि देखो ये बाह्य दल पुंज क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। ठीक है, क्या है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गैनोशियम है। ठीक है, देखो अब एक चीज आप यहाँ पे और समझो, अगर हम बाह्य दल पुंज की बात करें तो इस बाह्य दल पुंज को हम कहते हैं कैलिक्स, क्या, कैलिक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोरोला, कोरोला। ठीक है, ये है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, और इसको गैनोशियम, गैनोशियम। ठीक है, देखो और एक चीज और, ठीक है, एक चीज और क्या है कि देखो यहाँ पे स्त्रीकेसर की इकाई को हम कहते हैं, स्त्रीकेसर को कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, ये पिस्टिल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेमन, स्टेमन। ओके, ये दल पुंज को हम कहते हैं पेटल, है ना। इकाई को हम क्या कहेंगे, इस दल की इकाई को पेटल और इस बाह्य दल की इकाई को सेपल कहते हैं। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना कि पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प 4 चक्रों से मिलकर बना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। अगर यूनिट की बात करें तो सेपल, पेटल और स्टेमन और पिस्टिल। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, चक्र होते हैं। ओके, अब इसके बाद आगे अगर यहाँ पे, है ना, अब यही भी एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जो बाह्य दल पुंज है ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। दल पुंज क्या है, ये रंग बिरंगा चक्र है। बाह्य दल पुंज क्या है, पुष्प का जो बाहरी चक्र है जो कि पुष्प की कलिका अवस्था में उसको सेफ रखने का कार्य करता है। दल का काम क्या है कि दल जो है पुष्प का दूसरा चक्र है। ये जो रंग बिरंगे होते हैं ये कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। और जब परागण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं 2 चीजों को मेन समझाना चाहती हूँ। तीसरा जो इस पुष्प का तीसरा चक्र क्या है, पुमंग है।
अगर हम इस पुमंग की बात करें तो ये पुमंग कितने भागों से मिलकर बना है ना। पुमंग की यूनिट हमने किसको बोला, पुंकेसर को, है ना, किसको, पुंकेसर को, पुंकेसर को। ये पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना है, एक पूतंतु से, ठीक है, एक पूतंतु से, ठीक है, पूतंतु से, ठीक है, और दूसरा क्या है, परागकोश से। परागकोश से ये दो भागों से मिलकर बना है। परागकोश को हम कहते हैं एंथर, ठीक है, परागकोश की संरचना को एंथर, और उसको हम कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पुमंग की संरचना, ठीक है। और इसके बाद अगर हम स्त्री केसर की बात करें, स्त्री केसर की संरचना की बात करें तो स्त्री केसर तीन भागों से मिलकर बना है। तीन भाग कौन कौन सा, पहला भाग है वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। और दूसरा है वर्तिका, ठीक है, वर्तिका को स्टाइल, ठीक है। और तीसरा भाग है अंडाशय, जो फुला हुआ भाग होता है अंडाशय, और अंडाशय को ओवरी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आपको इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना है कि पुष्प के ये चार भाग होते हैं। तो पुमंग दो भागों से मिलकर, स्त्रीकेसर तीन भागों से मिलकर, इन तीनों भागों के क्या होते हैं, नाम होते हैं। इतनी बात क्लियर, क्लियर सबको। देखो बीच में बातें नहीं करनी है। अब ये समझ लो कि ये आपका लास्ट टाइम आ गया है ना। आप जितना मेहनत करोगे, जैसा वेस्ट करोगे, अब जितनी, यही आपकी लास्ट वाली मेहनत काम आएगी, है ना। अगर अब तक आपने सोया था, सो गए थे, मौज मस्तियां किए थे, लेकिन अब भी अगर आप संभल गए, है ना, अब भी समय है, और वक्त रहते, समय रहते अगर आप संभल जाओगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर आपको जब समय आएगा रिजल्ट का, तो वो रिजल्ट वाला समय आपको बताएगा कि कैसा आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इसी चीज को हम संरचना को देखते हैं, पुष्प की संरचना। देखो हमने पुष्प की संरचना में क्या बात की, पुष्प जो है ये चार चक्रों से मिलकर बना है। पुष्प के कितने चक्र हैं, चार चक्र से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो ये जिसपे पुष्प का चारों चक्र उपस्थित है, उस पुष्प के चारों चक्र को कहते हैं हम पुष्पासन, यानी जिसपे पुष्प का ये चारों चक्र उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं पुष्पासन, ठीक है। उसके बाद पुष्पासन के बाद पुष्प का कौन सा चक्र आएगा, पुष्प का दूसरा चक्र आता है, ठीक है। कौन सा चक्र, ये पुष्प का ये दूसरा चक्र आता है, ठीक है। पुष्प के दूसरे चक्र के बाद पुष्प का तीसरा चक्र आता है, कौन सा, पुष्प का ये तीसरा चक्र आएगा, ठीक है। तीसरा चक्र के बाद बीच में जो ये चौड़ा भाग होता है, ये पुष्प का ओवरी भाग होता है, ठीक है। इस भाग को हम कहते हैं पुष्प का ओवरी भाग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये होते हैं एक पुष्प की संरचना, ठीक है। यही है एक आवृत्त बीजी पुष्प की संरचना होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं, इसको कहते हैं पुष्पासन, पुष्पासन भाग है जिसको हम कहते हैं थैलमस, ठीक है। ये है बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज में हमने एक बात की कि अगर इसकी इकाई होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल कहेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसकी अगर इकाई है तो बाह्य दल, है ना। ये है दलपुंज, ठीक है, क्या है, दल पुंज है, ठीक है। और दल पुंज की इकाई को क्या कहते हैं, दल यानी कि पेटल, पेटल, ये सेपल, ठीक है, पेटल सेपल, और ये कैलिक्स, कैलिक्स, और इसको कोरोला, कोरोला, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद ये जो भाग है इसको हम कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। और इस भाग को पूतंतु, पूतंतु, ठीक है, पूतंतु, पूरे भाग को पूतंतु, और इसको पराग
पराग कोश कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ है ना, इन दोनों भाग को मिला के हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पुष्प का कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र भाग। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग आएगा, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहाँ पे वर्तिका। ठीक है, वर्तिका, और यहीं पे अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, स्त्री केशर। क्या, स्त्री केशर कहते हैं। ठीक है, तो यही है आपकी पुष्प की संरचना। यानी इस पुष्प की संरचना के बाद इन सभी के कार्य को आपको समझा देना है कि क्या क्या है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इसके कार्य को भी लिख लोगे कि दल का काम क्या है, बाह्यदल का काम क्या है, उसके बाद ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसका काम क्या है, पुंकेसर का काम क्या है, इन सभी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से लिख लोगे। ठीक है, और ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत यानी किसको हम कहते हैं, पेडिकल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पेडिकल, थैलेमस, सेपल, ठीक है, ओव्यूल, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर होते हैं ओव्यूल। ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर क्या होते हैं भाई, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, क्या, ओव्यूल, यानी कि बीजांड होते हैं। ठीक है, बीजांड होते हैं। ओके, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या था कि पुष्प की, है ना, पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी आवृत्त बीजी पुष्प जो होते हैं उस आवृत्त बीजी पुष्प की संरचना का क्या करने हैं, वर्णन करने। और ये मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया। और अगर आप चाहोगे तो हर एक चीज को लिख सकते हो, क्योंकि देखो वापस से समझा देती हूँ, ये बाह्य दल का काम है कि ये जो पुष्प की कलिका अवस्था में इसको सेव रखना, दल का काम है परागण क्रिया करना, कीटों को आकर्षित करना, ओवरी का काम है बेटा निषेचन करना, क्योंकि ओवरी ही फल में चेंज हो जाती है, ओवरी फल में चेंज हो जाती है, बीजांड बीज में चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो परागकोश पुंकेसर है, इसमें परागकोश होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं, और यही फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं, जो कि नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने तीन टॉपिक को देख लिया है ना, 3 क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिवशंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी ये मेंडल का जो नियम है, मेंडल जी ने, आपको पता है कि जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने 3 नियम को दिया था। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, इन्होंने कितने नियम को दिया था, 3 नियम को। तो दिवशंकर क्रॉस का चेक बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी जो दिवशंकर क्रॉस होता है उसको चेक बोर्ड की सहायता से क्या करना, आपको वर्णन करना है ना। आपको बहुत ज्यादा पूरे तरीके से आपको डिटेल उसमें नहीं लिखना है, बस आपको जो पुनेट वर्ग में हम कह सकते हैं, जो चेक बोर्ड को हम कहते हैं पुनेट वर्ग, तो पुनेट वर्ग में आपको इस दिवशंकर क्रॉस को अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिवशंकर क्रॉस को। ठीक है, दिवशंकर क्रॉस को, तो हेडिंग क्या डालोगे, दिवशंकर क्रॉस। देखो दिवशंकर क्रॉस की बात करें तो ये मेंडल जी ने किया था, किसने किया था, मेंडल जी ने किया था। मेंडल जी ने क्या किया था अपने प्रयोग में, उन्होंने एक गोल पीले बीज को लिया था और झुर्रीदार हरे बीज को लिया था। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया, इन्होंने 2 जनकों को लिया था। क्या लिया था, 2 जनक। एक क्या था, गोल पीले बीज। ठीक है, गोल पीले बीज था। ठीक है, इनका क्रॉस इन्होंने किससे कराया था, हरे झुर्रीदार, हरे झुर्री, ठीक है, हरे झुर्रीदार बीज से। इसका क्रॉस इन्होंने किसके साथ कराया, हरे झुर्रीदार बीज के साथ कराया। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या लिया, एक पैतृक पीढ़ी को लिया, है ना। इन्होंने ये क्या लिया, एक ये थी इनकी पैतृक पीढ़ी।
ठीक है, पैतृक पीढ़ी थी। ठीक है, क्या थी? पैतृक पीढ़ी थी। ओके, अब पैतृक पीढ़ी में देखो, अब इन्होंने क्या किया, इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई से दर्शाया। ठीक है, इसको स्मॉल आर, ठीक है, इसको क्या, स्मॉल आर और स्मॉल वाई से इसको डोनेट किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, द्विसंकर क्रॉस में मेंडल जी ने दो जनक को लिया, एक क्या लिया, गोल पीले बीज को लिया और दूसरा हरे झुर्रीदार बीज को लिया। इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या कराई, क्रॉस की क्रिया। तो इन्होंने जब क्रॉस की क्रिया कराई है ना, इन्होंने इन दोनों के बीच में जब क्रॉस की क्रिया कराई तो क्रॉस कराने पे इनको क्या मिला, इनकी जो यफन पीढ़ी थी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये इनको यफन पीढ़ी में ये इनकी संतति आई। यफन पीढ़ी में यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो सभी पौधे क्या थे, गोल पीले बीज थे, गोल पीले बीज थे। यानी कि जब मेंडल जी ने क्या किया, दो जनकों के बीच, ठीक है, दो जनकों के बीच क्या कराई, क्रॉस की क्रिया कराई। जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, उन्होंने दो जनकों के बीच में क्रॉस की क्रिया कराई, तो उनको यफन पीढ़ी में सभी पौधे क्या मिले, गोल पीले बीज वाले। उन्होंने लिया था गोल पीला बीज और हरे झुर्रीदार बीज लिया था और उन्होंने क्रॉस की क्रिया कराई, तो उनको क्या मिला, गोल पीले बीज मिला। अब इन्होंने क्या किया, ये जो गोल पीले बीज था, इनमें क्या कराया, स्वपरागण की क्रिया कराई। कौन सी क्रिया, स्वपरागण की। इनमें इन्होंने क्या किया, स्वपरागण की क्रिया को कराया। अब स्वपरागण की क्रिया कराने पे इन्होंने क्या देखा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम पुनेट वर्ग में रख के देखेंगे। ठीक है, इसी पूरे मेथड को किस में रखेंगे, पुनेट वर्ग में इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले पुनेट वर्ग बनाते हैं। ठीक है, क्या किया था उन्होंने, पुनेट वर्ग में इसको रखा था। ठीक है, चलिए ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, स्वपरागण में क्रॉस की, स्वपरागण में क्या कराया था भाई, क्रॉस की क्रिया कराई थी। क्या हो गया, ठीक है, स्वपरागण में क्रॉस की क्रिया। अब भाई एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहती हूँ, जब आप यहाँ से युग्मक बनाओगे, है ना, जब आप युग्मक बनाओगे तो युग्मक क्या बनेंगे, अगर हम युग्मक बनाते हैं तो युग्मक क्या बनेंगे, अगर इनसे आप युग्मक बनाओगे तो इनके 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। 4 प्रकार के गैमेट क्या बनेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा, दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा और चौथा जो बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। ठीक है, यही इसके क्या बनेंगे, संतति बनेंगे। ठीक है, यही क्या बनेंगे, इसके संतति बनेगी। ठीक है, अगर आप इसका गैमेट बनाओगे, कैसे बना, अगर इस कैपिटल आर का इसके साथ क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका वापस इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और इसका इसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब यही हमने क्रॉस ही किया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इनकी संतति को लिखो, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी लिखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये जब हमने मेंडल जी ने क्या किया, जब इनकी यफन पीढ़ी आई थी तो इस यफन पीढ़ी में इन्होंने स्वपरागण की जब क्रिया कराई थी, तो स्वपरागण की क्रिया कराने पे इनको ये संतति मिली थी। जब इन्होंने क्या कराई, स्वपरागण की क्रिया कराई, तो स्वपरागण की क्रिया कराने पे इनको ये संतति प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब इनके बीच अगर हम क्रॉस की क्रिया कराएं, देखो क्या मिलेगा, देखो अब वापस से क्रॉस कराओ, अगर हम क्रॉस कराते जाएं, है ना, अगर हम क्रॉस कराते जाएं तो देखो, अब अगर इसका क्रॉस इसके साथ कराएं तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, वापस से इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, ठीक है। वापस इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल वाई है और यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल वाई है, ठीक है। फिर उसका क्रॉस इस चौथे के साथ कराओगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी ये एक बार क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पे ये संतति प्राप्त हुई, ठीक है। अब वापस इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कराओगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ कराओगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ कराओ तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, उसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये इनकी सेकेंड जो वर्ग हो गया, यानी सेकेंड जो होगा इसमें ये संतति आएगी। ओके, क्लियर। अब क्या कराओगे, अब इसका क्रॉस इसके साथ तो क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, वापस इसका कराओगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वापस इसका इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और वापस इसका साथ कराओगे तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये क्या आएंगे, यहाँ पे आपके संतति होंगी, ठीक है। अब लास्ट बचा, लास्ट में भी इसी तरीके से हम कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वापस से करा दे तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर वापस से कराएंगे तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और इनका इनके साथ करा दे तो स्मॉल आर, और उसके बाद कैपिटल वाई, यानी ये संतति प्राप्त होगी। यानी ये मेंडल जी का, ये जो ग्रेगर जान मेंडल जी थे, इस ग्रेगर जान मेंडल ने इसको पुनेट वर्ग में रख के ये क्रॉस की क्रिया कराई थी, ठीक है। अब देखो संतति कैसी है, देखो संतति की बात करते हैं तो देखो ये क्या है, गोल पीली, ठीक है, ये क्या है, ये सभी जो बीज है गोल पीले, ठीक है, ये क्या है, गोल पीले, ठीक है, ये क्या है, गोल पीले, ये भी क्या है, गोल पीले, ठीक है, 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 क्या है, गोल पीले, और यहाँ पे भी ये क्या है, गोल पीला ही है, गोल पीले ही है, ठीक है, यानी ये जो संतति आई, ये यानी सेकेंड पीढ़ी में संतति आई, क्या आई, गोल पीले, ठीक है। उसके बाद ये संतति जो आएगी वो क्या होगी, गोल हरे, क्योंकि हरेपन का इसके अंदर क्या है, जीन है जो आया है, ठीक है, मिक्स नहीं आया, ठीक है। ये क्या है, गोल पीले, क्योंकि यहाँ पे पीले रंग का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये है, तो इन्होंने क्या किया, इस हरे रंग के जीन को छुपा दिया, ठीक है, जैसे हमने प्रथम लॉ में देखा था, और यहाँ पे स्मॉल वाई है तो ये क्या आएगा, गोल हरे आएगा, ठीक है, गोल हरे आएगा, ठीक है। वापस से आएंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर वापस से आएंगे तो क्या होगा, गोल पीले, ठीक है, ये भी क्या होगा, गोल पीले, क्योंकि यहाँ पे पीले रंग का जीन है और यहाँ पे भी क्या है, पीले रंग का जीन है, तो क्या होगा, गोल पीले, ठीक है, और ये भी क्या होगा, गोल पीले होगा, ये भी संतति क्या होगी, गोल पीले, और ये होगी झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले होगी, ठीक है, और ये भी क्या होगी, झुर्रीदार पीले, ठीक है, झुर्रीदार पीले होगी, ठीक है। उसके बाद यहीं पे भी आएगा क्योंकि यहाँ पे गोल पीले का जीन है, तो ये भी क्या होगा, गोल पीले होगा, ठीक है, क्या होगा, गोल पीले होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये क्या होगा, गोल हरे होगा, ठीक है, गोल हरे, ठीक है, क्या होगा, गोल हरे होगा, ठीक है। और बचा कितना यहाँ पे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, ये क्या होगा, झुर्रीदार पीले, क्योंकि यहाँ पे ये वाई है, पीले का जीन है, तो ये होगा झुर्रीदार पीले, और ये होगा झुर्रीदार हरे, यानी कि अगर हम देखें
कि जब मेंडल जी ने क्या किया था, एक गोल पीला बीज लिया और एक गोल हरा बीज लिया, इनके बीच में क्रॉस की क्रिया कराई, तो यफन पीढ़ी जो इनकी थी, है ना, ये प्रथम पीढ़ी जो इनकी थी, इस प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आए, गोल पीले बीज वाले हैं। ठीक है, फिर वापस से इन्होंने क्या कराया, स्वपरागण की क्रिया कराई। जब उन्होंने स्वपरागण की क्रिया कराया, तो स्वपरागण की क्रिया करा के उन्होंने क्या देखा कि ये इनकी क्या थी, ये जो इनकी पीढ़ी आई है ये थी F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। ठीक है, तो इनमें अगर हम फेनोटाइप देखते हैं, है ना, फेनोटाइप देखते हैं तो 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात आता है। कैसे आता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 क्या है यहाँ पे, गोल पीले बीज है। ठीक है, उसके बाद गोल हरे 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 3, यानी गोल हरे बीज की संख्या कितनी है, 3 है, तो 9 संबंधे 3। उसके बाद झुर्रीदार पीले 1 2 3, यानी झुर्रीदार पीले की संख्या कितनी है, 3, और झुर्रीदार हरे की संख्या कितनी है, 1। तो इसका फिनोटाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रीव शंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, तो आप बताओगे 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होता है। अगर हम जीन प्रारूप अनुपात की देखें तो क्या बताओगे, ठीक है, 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 1 संबंधे। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो अनुपात हो जाएगा, ठीक है, 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका अनुपात आ जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, जीन प्रारूप आएगा। अगर हम जीन संरचना देखेंगे तो ये आएगा, लक्षण प्रारूप देखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो वापस से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हमारी क्लास एंड होगी। ठीक है, लास्ट क्लास फिर एंड। ठीक है, चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। लिंग निर्धारण क्या है, पक्षी में तथा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो हेडिंग क्या डालोगे, लिंग निर्धारण। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगी, लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, है ना, लिंग निर्धारण, यानी कि लिंग निर्धारण को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। लिंग निर्धारण क्या है, ठीक है, लिंग निर्धारण की बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा, कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नर प्राणी होगा या मादा प्राणी होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लैंगिक लिंग निर्धारण की, ठीक है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, ठीक है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है, ठीक है, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, ठीक है, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि, ठीक है, यह सुनिश्चित होता है कि, सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में, एक लिंगी जंतुओं में, ठीक है, तो एक लिंगी जंतुओं में, ठीक है, एक लिंगी
जंतु में, यानी कि जितने एक लिंगी क्या है भाई, एक लिंगी जंतु क्या होते हैं, एक लिंगी जंतु वे होते हैं जो सिर्फ जिसपे या तो नर प्रेजेंट है या तो मादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, लैंगिक जनन किसके द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, उत्पन्न संतति, उत्पन्न संतति नर प्राणी होता है, नर प्राणी होगा या मादा प्राणी, या मादा प्राणी, यही होता है लिंग निर्धारण। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू यही सिर्फ पता चलेगा कि जो हमारी आने वाली संतति है वो नर होगी या मादा होगी। ठीक है, क्लियर। तो लिंग निर्धारण क्या है, ठीक है, डिफिनेशन क्लियर। अब हम बात करते हैं पक्षी में लिंग निर्धारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पक्षी में लिंग निर्धारण यानी कि जो पक्षियां हैं, इस पक्षी में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, कोई भी पक्षी है और इस पक्षी में जो लिंग निर्धारण की क्रिया है या जो सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया है ये कैसे संपन्न होती है। ठीक है, तो आगे हेडिंग हम क्या डालेंगे, पक्षी में लिंग निर्धारण। ठीक है, या पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक, तो हेडिंग डालोगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, अब अगर हम पक्षी में लिंग निर्धारण की बात करेंगे, देखो इसमें बेटा अगर मैं आपको चार्ट के थ्रू भी समझा सकती हूँ और अगर मैं चार्ट के थ्रू समझा दूंगी तो आप लिख सकते हो, है ना। अगर मैं इसको चार्ट के थ्रू समझा दूंगी तो आप अगर बेटर तरीके से समझ गए तो आप लिख सकते हो। अगर हम पक्षी की बात करें लिंग निर्धारण की, तो देखो इस प्रक्रिया में मादा विषमयुक्ता तथा नर संयुग्मिकी होती है। ठीक है, लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में, या इसको एक चीज और हम कहते हैं जेड जेड, यहाँ आप लिख लेना जेड जेड और जेड डब्ल्यू, या हम लिखते हैं जेड जेड और जेड ओ प्रकार का, टाइप का। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, पक्षी में। तो क्या लिखेंगे इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस लिंग निर्धारण में, है ना, क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में मादा विषमयुग्मी तथा नर संयुग्मी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में नर विषम युग्मी होता है, नर विषम, ठीक है, विषम युग्मकी, विषम युग्मकी का मतलब हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस तो विषम युग्मकी होता है तथा मादा समयुग्मकी होते हैं। समयुग्मकी यानी होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस होते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया में अगर हम ये कहेंगे कि इसमें जो विषम युग्मता दर्शा रही है ना, जिसमें हेट्रोजाइगस यानी कि डिफरेंट अगर कोई भी है ना, अगर यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोजोम है या डिफरेंट गुणसूत्र है तो किसमें है, मादा में है। यानी कि यहाँ पे ये मादा डिसाइड करेगी नर होगा या मादा होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें नर में दो समान प्रकार के गुणसूत्र जेड जेड, ठीक है, और जेड जेड उस उपस्थित होते हैं, और मादा में विभिन्न प्रकार के, ठीक है, केवल एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और मादा में जेडब्ल्यू प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें नर में, ठीक है, इसमें नर में, ठीक है, इसमें नर में
दोनों गुणसूत्र एक्स प्रकार के होते हैं, सॉरी जेड जेड होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, जेड जेड, ठीक है, जेड जेड प्रकार के, जेड जेड प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे होंगे, जेड जेड प्रकार के होते हैं, तथा मादा में जेड डब्ल्यू प्रकार के होते हैं, तथा मादा में जेड डब्ल्यू, ठीक है, जेड डब्ल्यू प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मादा ही डिसाइड करेगी कि जो संतति है वो नर होगी या मादा, ठीक है। तो अब इसी चीज को आरेख को हम करते हैं, ठीक है, इसी आरेख के माध्यम को हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देखेंगे, एक साइड नर यानी जेड जेड, और इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे, जेड डब्ल्यू के साथ, यानी हमने इसको क्या ले लिया, जनक ले लिया, है ना, क्या ले लिया हमने, जनक ले लिया, ठीक है। तो देखो, अगर इस जनक की बात करें तो ये क्या है, नर है, ठीक है, और ये क्या है, मादा है, ठीक है, ये नर है और ये मादा है, ठीक है। इनके बीच में गैमेट बनाएंगे तो जेड जेड बनेगा, और इनका जो गैमेट बनेगा जेड और डब्ल्यू बनेगा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, युग्मक बनाया, इन युग्मक निर्माण की क्रिया करी, और युग्मक निर्माण की क्रिया के दौरान हमने क्या किया, गैमेट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब इनका अगर हम क्रॉस की क्रिया कराएं, क्रॉस कराओगे, अब इस जेड का क्रॉस इस जेड के साथ, है ना, इस नर के जेड का क्रॉस मादा के डब्ल्यू के साथ, वापस से नर का जेड का क्रॉस इसके साथ, और इसका क्रॉस इसके साथ, तो संतति देखो हमें क्या प्राप्त हुई है, जो हमारी संतति क्या प्राप्त हुई है, संतति जो आई है, यहाँ से क्रॉस हमने क्या, जेड और जेड हुआ, ठीक है, वापस से हुआ क्या हुआ, जेड और डब्ल्यू हुआ, फिर वापस से जेड और जेड हुआ, और जेड और डब्ल्यू हुआ, ठीक है। देखो अब ये संतति क्या है, ये तो मेल है, ठीक है, ये मेल है, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, मेल है और एक फीमेल है, और ये भी क्या है, मेल है यानी नर है, और ये भी क्या है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल का होना कितना, 50% चांस है, ठीक है, और फीमेल का होना भी, फीमेल का होना भी कितना परसेंट चांस है, 50% चांस है। और ये नर और मादा किसको डिसाइड करेगी, तो ये मादा डिसाइड करेगी, यानी कि मादा पक्ष ये डिसाइड करेगी कि आने वाली जो संतति है वो नर है या मादा है, ठीक है। जो मादा पक्षी होगी यही डिसाइड करेगी आने वाली जो संतति है वो नर होगी या मादा होगी, ठीक है। तो ये तो होते हैं पक्षियों में निर्धारण, यानी कि हमने एक लिया, दो जनकों के लिया, यानी एक नर और एक मादा लिया, ठीक है, क्योंकि एक लिंगी प्राणी होती है। एक लिंगी प्राणी का मतलब होता है वे जीव जिनके बॉडी पे या तो नर जननांग हो या तो मादा जननांग हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। और जिसपे नर और मादा दोनों जननांग प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कराया, गैमेट बनाया, और फिर हमने क्रॉस से क्रिया कराई, तो नर और मादा, यानी कि ये नर और मादा होना डिसाइड कौन की, ये मादा पक्षी की, क्यों, क्योंकि इसका यही गुणसूत्र क्या करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया को दर्शाएगा। ये तो हो गया पक्षी में। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी में, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या होगी, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, हेडिंग है मधुमक्खी में, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। या देखो हम इसको 2n है ना, इसको एक और नाम देते हैं, कहते हैं कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, ठीक है। इसका एक नाम और है कि अगुणित, ठीक है, अगुणित द्विगुणित, द्विगुणित लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण कहते हैं, ओके, क्लियर। चलिए, अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम मधुमक्खी की बात करें तो मुझे मधुमक्खी हमारी होती है 3 प्रकार की, ठीक है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है रानी मधुमक्खी, क्या, पहली जो होती है वो होती है रानी मधुमक्खी, ठीक है।
तो रानी मधुमक्खी क्या होती है, ये 2n होती है, यानी ये द्विगुणित होती है। और गुणसूत्र की संख्या की बात करेंगे तो गुणसूत्र की जो संख्या होगी है ना, ये क्या होगी 2n, क्योंकि आपको तो पता है कि जितने भी जीव हैं सभी जीवों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है ना, सेम नहीं होती, ठीक है, अलग अलग होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरी होती है कामगार मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी, ठीक है। अब ये भी तो द्विगुणित है, ठीक है, ये भी क्या है 2n है, 2n के साथ ये क्या होती है, बंध होती है, ये क्या होती है, बंध होती है। बंध क्यों होती है, क्योंकि ये निषेचन को नहीं कर सकती है ना। ये जो कामगार मधुमक्खी होती है ये फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया में भाग नहीं ले सकती, या हम ये कहेंगे कि निषेचन नहीं करती, ठीक है। और तो तीसरा क्या है, तीसरा आता है यहाँ पे ड्रोन, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है। ये जो ड्रोन मधुमक्खी है ये होता है एन, यानी कि इनमें 16 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एन यानी कि 16 गुणसूत्र, और ये होता है मेल, यानी कि ये नर होगा, और ये दोनों क्या होती है, फीमेल, यानी कि दोनों क्या होंगी, ये मादा होंगी, ठीक है। अब ठीक है, दोनों तो मादा है, लेकिन ये तो पहले ही हट गई। पहले क्यों हटी, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन को नहीं कर सकती, ये बंद होती है। इनमें जो ये काम तो करेंगे, मेन अगर रोल निभाती है, अगर ये हमारा छत्ता है ना, अगर ये हमारा छत्ता है और छत्ते में, ठीक है, इन्होंने छत्ता बनाया और छत्ते में जो इन्होंने क्या बनाते हैं, शहद बनाती है, तो इनका ही काम है, क्योंकि ये जो बंध कामगार ही मधुमक्खी जो दल है हमारा, तो दल पे यही जाती है ना, यही बैठती हैं, यही पुष्प से आकर्षित होती हैं और परागण को लाती है, और परागण के द्वारा यानी पुष्प पर बैठ के फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भी हेल्प करती हैं, साथ साथ शहद को भी बनाती है, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में हमें देखना है इस क्रिया को, ठीक है। तो कैसे होता है n और 2n के बीच में, ठीक है। तो n और 2n के बीच में यही देखेंगे, n और 2n के बीच में हम देखेंगे लिंग निर्धारण, ठीक है। देखो अगर n और 2n की बात करें तो देखो एक साइड हम क्या लेंगे, मादा, ठीक है, और दूसरे साइड क्या लेंगे हम, नर, ठीक है। तो नर में यहाँ पे क्या है बच्चा, ड्रोन है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, रानी है, ठीक है, रानी मधुमक्खी है, ठीक है, रानी मधुमक्खी, ठीक है। अब इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 42 है ना, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 16, यानी कि n है, और इनमें कितनी है, 2n है। अब आप ही बताओ कि अगुणित और द्विगुणित के बीच में क्या लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन होना पॉसिबल है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अब यहीं पे एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, ये विशेष प्रकार की क्रिया क्या होती है, देखो यहीं पे जो कोशिकाएं हैं, यानी ये है, ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जब ये रानी मधुमक्खी में क्या होगा, विभाजन की क्रिया, कौन से विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन से ये 16 यानी कि n और n में ये चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्रोन है ये भाई क्या करेगा, अर्धसूत्री करेगा, तो भाई 8 हो जाएगा, फिर वापस से पॉसिबल नहीं है, तो ये दर्शाते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, ये माइटोसिस डिवीजन को दर्शाते हैं, ठीक है। ये करेंगे माइटोसिस डिवीजन की क्रिया। अब क्रिया से इनके पास कितना संख्या बढ़ती है, यानी कि 16 और n ही रहेंगे, क्योंकि संख्या तो बढ़ेगी लेकिन आकार में या गुणसूत्रों में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। संख्या बढ़ेगी लेकिन आकार में या गुणसूत्र में किसी प्रकार का यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये नर का है ना, इस मादा का, ठीक है, इस मादा का n और इसका n है ना, ये कितना हो जाएगा 32, यानी कि ये 2n हो जाएगा। तो ये 2n क्या करेगी, कामगार मधुमक्खी को बनाएगी, कामगार मधुमक्खी बनती है, ठीक है। क्या होगा, कामगार मधुमक्खी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक इसका जो है ना, एक तो इसका निषेचित हो गया। अब इस फीमेल का एक जो गुणसूत्र होगा, यानी इस क्वीन का, ये क्या करेगी, अनिषेक जनन की क्रिया, ठीक है, अनिषेक जनन की क्रिया दर्शाएगी। तो अनिषेक जनन की क्रिया के द्वारा ये 16 n ही रहेगा, और यहाँ पे निर्माण होगा इस ड्रोन का, और यही ड्रोन है क्या, मेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, जो ड्रोन का निर्माण होता है, वो करते हैं अर्धसूत्री, यानी कि जो हमारी रानी मधुमक्खी है, इनने
विभाजन हुआ, विभाजन से दो में चेंज हुआ। एक ने क्या किया, नर के साथ तो सलित होकर कामगार यानी हेल्पर मधुमक्खी का फॉर्मेशन किया, और एक जो इसका बचा गुणसूत्र, इसने क्या किया, अनिषेक जनन यानी बिना ही निषेचित हुए, बिना ही निषेचन के, बिना युग्मक संलयन के एक नए जीव का निर्माण कर दे, यानी ड्रोन का। इसीलिए ड्रोन में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और इनमें 2n होती है। ठीक है, क्या 16 और 2n होता है, यही होता है अगुणित और द्विगुणित में सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे और देना कि आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि मैम कामगार हो गया और रानी हो गया, तो ये कामगार हो गया, हेल्पर हो गया, तो रानी कहाँ से आई? तो आप यहाँ पे यही ध्यान देना कि यहाँ पे रानी मधुमक्खी का भी निर्माण होता है। ठीक है, रानी मधुमक्खी का भी यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, और इसी थ्रू कामगार मधुमक्खी का भी निर्माण होगा, यानी कि जो रानी मधुमक्खी और कामगार मधुमक्खी निषेचित अंडे से इनका निर्माण निषेचित अंडे से होता है, और ये जो नर मक्खा होता है, जो ड्रोन होता है, इसका अनिषेचित अंडे से, यानी कि जो इनका एग होता है वो निषेचित नहीं होता और बिना ही निषेचन के इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे आज की क्लास के क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी जो है आपके आज की क्लास के क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्लास समझ में आई होगी, है ना। ये क्वेश्चन, ये भी, है ना, ये जो जितनी भी क्लासेज हमने आज की क्लास में पढ़ा है, अगर ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हो, तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, नहीं करोगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये आज की क्लास के, यानी कि मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराया है, ये सभी 5 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसी से बट आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपने ये तैयार कर लिया, और ये तो रही आज की क्लास, और ऐसे हम लोग डेली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करेंगे, तो आप सभी को अपनी संख्या को बढ़ाना है, इस क्लास को हर बच्चे के पास शेयर करना है। ठीक है, आपको वापस से देखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अगर थोड़ा भी बहुत आपको डाउट है तो। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग, यानी कि जो आपका ये लास्ट समय है, ये बच्चा लास्ट दिन है, इस दिन में ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, और वो वही क्वेश्चन होंगे जो कंफर्म है आपके आने ना। मैं 100% नहीं बोलूंगी, मैं आपको 90 से 95% बोलूंगी कि आपके पूरे एग्जाम में आते हैं ना। 5 या 10% के नहीं चांस होंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर इतने क्वेश्चन है तो ये पक्का ही आने ही आने हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर।